नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 पीआरटी क्वेश्चन पेपर के आज हम 13 डाउटफुल प्रश्नों को देखेंगे और इन 13 प्रश्नों के जो उत्तर आयोग मानेगा उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो 13 प्रश्न हैं आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, आपका मेरिट डिसाइड करेंगे, साथ में किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा ये भी डिसाइड करेंगे। आज हम इन 13 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डाउट की कैटेगरी में आते हैं, जो डाउटफुल हैं। और आपको हो सकता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर कुछ और लगे या कुछ और लगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जब हम पूरी तरीके से जब प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि ये ऐसे प्रश्न हैं और बीपीएससी इससे पहले भी ऐसे प्रश्न रख चुका है जिसका आंसर चेंज भी किया गया है। तो 3 बार आपकी आंसर की आएगी और पहली आंसर की, फिर दूसरी आंसर की, फिर फाइनल आंसर की। कुछ क्वेश्चंस के जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं, सही ऑब्जेक्शन करते हैं, तो बीपीएससी उसके आंसर चेंज भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके बीपीएससी आंसर में चेंज नहीं करता है, आंसर में परिवर्तन नहीं करता है, तो उन प्रश्नों को भी आज हम देखेंगे। और आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। और आपसे संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो मामला चल रहा है 65% आरक्षण का, इसकी जो सुनवाई है वो सितंबर में होगी, है हमने आपको बता दिया था। और सितंबर में ये 10 से 12 सितंबर के बीच में डेट शायद मिली है, अभी हम कंफर्म नहीं है डेट को लेकर। तो 10 से 12 सितंबर के बीच में डेट मिला है आपके जो 65% आरक्षण वाले मामले का। और इतना तय है कि जब तक 65% आरक्षण के मामले का सुप्रीम कोर्ट से निपटारा नहीं हो जाता है, आपका रिजल्ट होल्ड पे रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, हमने इससे पहले भी आपको सूचित किया था। और इसके अलावा जो आपका फर्स्ट आंसर की है उसकी बात करें तो जो फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की आपको जो है 5 से 10 अगस्त के बीच में या उससे पहले भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 10 अगस्त के बीच में आपको फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकती है। और कुल आपकी 3 ऑफिशियल आंसर की आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड होगी वो फाइनल होगी और इस फाइनल आंसर की के हिसाब से ये आपका रिजल्ट बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। तो आप देखिएगा कि पहले आंसर की जब आएगा तो आपके कई सारे सभी लोगों के प्रश्न जो एक ओवरऑल जो मार्क्स से चेंज होंगे, सेकंड आएगा चेंज होंगे, थोड़ा सा चेंज होंगे, जब थर्ड आएगा तो फाइनली जो है वो परमानेंट रहेगा और उसी हिसाब से बीपीएससी रिजल्ट भी बनाएगा। तो आइए आज हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो डाउटफुल की कैटेगरी में है, और वो डाउटफुल की कैटेगरी में क्यों है आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं और ये हमने सेट एफ लिया है, सेट एफ बुकलेट सीरीज सेट एफ, आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। और हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर भी बता देंगे जल्दी से, जो एक मतलब फाइनल जो क्लियर है, पूरी तरीके से कंफर्म है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बना दिया है, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। और ये प्रश्न डाउटफुल क्यों रखा है हमने, ये डाउटफुल हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज के डेट में अगर बात करें तो संविधान, कोई भी ऐसा संविधान संशोधन मतलब आज के डेट में नहीं है जो अधीन बना दिया है। मतलब अधीन बना दिया का मतलब अभी भी अधीन बना रखा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम मतलब के संदर्भ में पूछा गया था। 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया था, तो इन्होंने कुछ जो संविधान संशोधन किए थे जिसमें न्यायपालिका की शक्तियों को कमज़ोर किया गया था। तो न्यायपालिका की शक्तियों को इन्होंने कमज़ोर किया गया था। लेकिन इन जो संविधान संशोधनों में जो भी मतलब अति किया गया था, जो भी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं न्यायपालिका के ऊपर जो ठेस पहुंचाई गई थी, न्यायपालिका के जो अधिकार छीने गए थे, वो 43वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से वापस से न्यायपालिका को दे दिए गए थे। तो अगर बात करें तो आज के डेट में संसद के अधीन में न्यायपालिका नहीं है। कभी भी ये हम नहीं कहते हैं कि संसद के अधीन में न्यायपालिका है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वर्डिंग ये त्रुटिपूर्ण है। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर क्या मानता है। हमारे हिसाब से हमने आपको आंसर दिया था 42वां संविधान संशोधन। कारण था इस प्रश्न का ये आंसर देने का क्योंकि बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा प्रश्न पूछने में त्रुटि है। यहाँ पे बना दिया था बोलना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में प्रयास किया था, लेकिन इसको फिर दुरुस्त कर लिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। फाइनली जो त्रुटियाँ थी 42वें संविधान संशोधन की, उसको दूर कर लिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। तो इस प्रश्न को हम डाउटफुल की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं। बाकी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन ही मानना चाहिए, जहाँ तक है हमारा जो एक मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो मगरमच्छ, मछली, दादुर जिसको टोड बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो तीनों ही कोल्ड ब्लडेड है, तो गर्म खून का प्राणी पूछा गया तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं।
फिर है 33 नंबर प्रश्न का आंसर 50% है, और जिनके आंसर क्लियर हैं उस पर कोई हम बात नहीं करेंगे। 34 का प्रश्न का आंसर जो है पेंटर है। 35 का उत्तल लेंस। 36 में धर्म गार्डियन 2024। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो कई सारे अभ्यर्थियों को इस प्रश्न में भी डाउट है, कई जगह इसका गलत आंसर भी बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो उत्पादक लेवल पे होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहीं पे होती है। तो जो प्रोड्यूसर लेवल होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो उत्पादक स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उत्पादक ही माना जाएगा। क्लियर कट आंसर उत्पादक ही माना जाएगा। सोनार तकनीक का प्रयोग, तो ये सभी है, यहाँ पे सभी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी क्लियर है। इस वृत्ताकार मैदान की व्यास की लंबाई पूछा गया था, यहाँ पे आंसर 20 मीटर है। जब रेडियस की बात करेंगे तो 10 आएगा, और जब डायमीटर की बात करेंगे तो 2 गुना 20 हो जाएगा। फिर है 41वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री, तो PV नरसिम्हा राव। क्लियर कट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? NCERT से प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सभी को पता है बांग्लादेश के साथ में है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, इस प्रश्न को भी हमने डाउटफुल में क्यों रखा है? हालांकि हमने इसका आपको आंसर बताया था, लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों को इसको लेकर डाउट भी है, और साथ में कई सारे कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर सूर्य भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जो अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वायुमंडल में जब सूर्य की जो किरणें आती हैं, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं, वायुमंडल से होते हुए पहुंचती हैं, लेकिन जो लघु पार्थिव विकिरण तरंगें होती हैं, इससे पृथ्वी का जो सतह होता है वो गर्म होता है। तो पृथ्वी की सतह को जो अधिकतम ऊर्जा मिलती है वो लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से मिलती है, लेकिन यहाँ से कुछ किरणें परावर्तित होती हैं वायुमंडल की तरफ, और जो ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर वायुमंडल की तरफ जाती है, इनको हम दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग बोलते हैं, और इनसे वायुमंडल गर्म होता है। अब आप खुद सोचिए, जिस चीज़ में एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तो वही तो किसी चीज़ को गर्म कर सकता है। और क्यों गर्म होती है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनको कैप्चर करती हैं। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का फाइनल आंसर भी दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग है, जिसको हम लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे हिसाब से सी ही है। काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान सूर्य बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से फाइनल आंसर की सी ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी डाउटफुल की कैटेगरी में हमने इसीलिए रखा क्योंकि कई सारे कोचिंग संस्थान ने आंसर सी मतलब सूर्य माना है, लेकिन हमारे हिसाब से फाइनल आंसर इसका दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग ही आयोग मानेगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, यहाँ पे 155 डिग्री होगा। फिर है प्रश्न 46वां, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर जो है जीवभार का पिरामिड है, संख्या का पिरामिड, दोनों केस में पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से आंसर यहाँ पे एक से अधिक होगा। कई सारे कोचिंग संस्थान आपको इस प्रश्न का आंसर अलग अलग बता रहे होंगे, तो इसलिए हमने इसको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर बीपीएससी पहले ऑफिशियल आंसर की में अगर आपको केवल ए ही मानता है, अगर केवल ए ही मानता है, तो जब ऑब्जेक्शन किया जाएगा तो आंसर वो फाइनल में डी भी मान लेगा। तो ये संभावना की हो सकता है कि पहले आंसर की में आपका ए ही माना जाए, लेकिन जब फाइनल आंसर किया आएगा तो वहाँ पे आयोग को ये चीज़ मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके सोर्सेज आराम से मिल सकते हैं। इसको हम ऑब्जेक्शन भी कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता भी है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, आंसर इसका डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है 49वां प्रश्न, तो 49वां प्रश्न है जो है लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है सभी ही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का भी आंसर है। सूखी बर्फ क्या होता है? तो पता ही है आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 51वां प्रश्न है, तो 51वें प्रश्न का आंसर 4, 5, 1, 3, 2 है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे डाउटफुल होने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोगैस का प्रमुख घटक, तो मीथेन पता ही है आपको, पढ़ाया भी गया एनसीईआरटी में। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुरू नदी है। फिर है 54वां प्रश्न, तो जो है भारत और उसके पड़ोसियों के संदर्भ में पूछा गया, और ये सब प्रश्न आपके जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछे गए हैं, जो इस बार आपको पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि इससे पहले नहीं पूछा गया था कभी। उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर है 55वां, तो 55वें प्रश्न का आंसर 25% है वार्षिक। 56वें प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पे 50 होगा। फिर 57वां प्रश्न है, तो इसका आंसर भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? अब देखिए ये प्रश्न जो है हमने जो चेक किया था, हमने आपको इससे पहले बताया भी था, कमल को नदी में उगाया जा सकता है,
तालाब में भी उगाया जा सकता है, स्थिर पानी में भी उग सकता है कमल, लेकिन नदी में भी उगाया जा सकता है। सिंघाड़ा इसी प्रकार जो है तालाब में, स्थिर पानी में उगाया जा सकता है, नदी में भी उगाया जा सकता है। लेकिन जो मखाना होता है उसके साथ में कंडीशन है कि जो मखाना होता है वो केवल और केवल कहाँ पे उगाया जा सकता है, तो वो केवल स्थिर पानी में उगाया जा सकता है। जो नदी का फ्लड प्लेन होता है, जो बाढ़ का मैदान होता है नदी का, जहाँ पे पानी चला जाता है, जो पानी रुका हुआ होता है एक हिसाब से स्थिर रहता है, तो वहाँ पे मखाने का खेती हो सकता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो इसलिए आंसर हमने इसका मखाना माना है। कई सारे कोचिंग संस्थान इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं भी बता रहे, कई लोग तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी बता रहे, लेकिन हमारे हिसाब से, इसीलिए हमने इस प्रश्न को डाउटफुल की कैटेगरी में रखा है। लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर आयोग को मानना चाहिए, क्योंकि हमने बिहार में चूँकि मखाने की खेती होती है और बिहार में मखाने की जो खेती है उससे रिलेटेड जो हमने जानकारी इकट्ठा की, वहाँ से हमको ये समझ में आया कि मखाना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मखाने को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। कमल को उगाया जा सकता है, प्रश्न पूछा गया सकता है, ये पूछा गया है, तो कमल भी उगाया जा सकता है, सिंघाड़ा भी उगाया जा सकता है। मखाने का जो बात करें तो ये नहीं उगाया जा सकता। आप लोगों में से कई सारे अभ्यर्थियों का कुछ अलग अलग मानना भी हो सकता है। हम अपने हिसाब से जो बेस्ट है वो आपके लिए बता रहे, जो आपका आयोग भी आंसर मान सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का आंसर मखाना आयोग मान सकता है। कई सारे कोचिंग संस्थानों ने इसका प्रश्न का अलग अलग आंसर दिया था। बाकी जब बीपीएससी का फाइनल आंसर किया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि किसका क्या आंसर माना गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर लैक्रिमल है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य तो सभी है यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। खाद्य श्रृंखला कौन सी है, तो घास, हिरन और बाघ है। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध और जो है सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछा गया सवाल। फिर 63वां प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा गया, तो इसलिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, तो यहाँ पे बात करें तो यांत्रिक ऊतक का अभाव और वायुतक की उपस्थिति, ये दोनों कारण हैं जो जलोद्भिद बनाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बी नहीं होता है, बी इसमें। हालांकि कई सारे कोचिंग संस्थान ने आपको मतलब एक से अधिक का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी ही सही होंगे, ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, तो ए और सी यहाँ पे सही है, तो इसलिए डी सही है, क्योंकि एक से अधिक भी होगा तब भी यही होगा, तीनों सही होंगे तब भी यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है, यहाँ पे आंसर 154 होगा। विषम को चुनना है, तो सहारनपुर हर प्रकार से विषम है यहाँ पे। 24 फरवरी 2024 को, तो ये सुदर्शन सेतु यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ पे प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जो मान सकता है आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं मान सकता है। अगर ये नहीं मानेगा, तो अगर विकल्प में से मानेगा तो आंसर एम मानेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया पी का चाचा कौन है। थोड़ा बीपीएससी का जो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका, यहाँ पे जो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो ऑप्शन से विकल्प है, इसके वजह से कई बार प्रश्नों में देखा गया है कि बीपीएससी दिए गए विकल्प में से आंसर मान लेता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस प्रश्न का, तो हमने इससे पहले आपको समझाया था, तो अगर बात करेंगे पी का चाचा कौन हो सकता है, तो केवल एम ही ऐसी कैटेगरी में जो पी का चाचा भी हो सकता है, पी का बुआ भी हो सकता है। तो दोनों कैटेगरी मतलब एम का जो है, पी का चाचा जो है एम भी हो सकता है, पी का बुआ भी एम हो सकता है। तो इसीलिए अगर वैसा केस मानेगा आयोग, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर दिए गए विकल्पों में से मानेगा कि कौन हो सकता है, तब उस केस में एम आंसर मानेगा। तो इसलिए क्वेश्चन डाउटफुल है, और इस प्रश्न का जो आंसर आयोग मानेगा वही फाइनल होगा। इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन काम भी नहीं करेगा। बाकी जो आयोग आंसर मानेगा वही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। सी भी मान सकता है, ई भी मान सकता है। फिर है रासायनिक भाषा में मोर्चा को क्या कहते हैं, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका आंसर है। फिर 70 प्रश्न है, तो सहोपकारिता इसका आंसर है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। फिर अगला प्रश्न है 71, तो यहाँ पे जो है प्रश्न जो है कोई भी दिए गए विकल्पों में से कोई भी देश नहीं है, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये भी क्लियर ही है एक हिसाब से, क्योंकि इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में अलग आयोग में पूछा गया था, ये वहाँ से इसको लिया गया है। ओजोन के बारे में, ओजोन वाला प्रश्न है, ये भी काफ़ी मतलब एक हिसाब से अलग अलग जो आयोग, अलग अलग जो कोचिंग संस्थान थे, अलग अलग आंसर बता रहे थे। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारे हिसाब से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ये तो सभी को क्लियर है कि ये जो समताप मंडल में पाई जाती है। अत्यधिक अस्थायी गैस है, तो अस्थायी गैस नहीं होती है, नोबेल गैस में आती नहीं है। और उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस को ये करती है। तो लघु विकिरण जो तरंगे होती हैं ओजोन, उनको ही अवशोषित करती है। तो इसलिए भी ये भी गलत है। तो जब सभी गलत है तो कुछ तथ्य हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न में देना चाहिए था आयोग को कि यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं, पूरा बात यहाँ पे देना चाहिए था। हालांकि ठीक है, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं।
तो यहाँ पे एक बार इनको लिखना भी चाहिए था कि कौन से कथन सत्य है नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया था इस प्रश्न में। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही था, सम फैक्ट्स अबाउट ओजोन O3R। हालांकि अब आयोग है, इतना तो डिस्क्रिप्शन आयोग लेगा ही लेगा। बाकी इस प्रश्न का जो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर 74वां प्रश्न है, यहाँ पे 4.5% बढ़ेगा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, तो इस प्रश्न का आंसर जो है तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से वानस्पतिक हार्मोन, तो साइटोकिनिन है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया है। 77 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे 9 होगा। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे उपयुक्त में से 1 से अधिक है। 79 नंबर प्रश्न का आंसर 40 मीटर है। 80 नंबर प्रश्न का आंसर 390 है। बाकी आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा एक बार, और परेशान मत होइए। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता है तब तक एग्जैक्टली में किसका कितना नंबर बन रहा है, किसका क्या हो रहा है, वो सभी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी। और यही नियम है आयोग का, तो हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि अगर एक बार आयोग फाइनल आंसर की दे दे तो फिर इतना सब मानसिक शोषण हो ही ना अभ्यर्थियों का। लेकिन क्या किया जा सकता है, यही प्रक्रिया ही है। 81 नंबर प्रश्न का आंसर वातावरण से संबंधित जागरूकता है। फिर है ऑपरेशन बरगा, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। 83 नंबर प्रश्न बिल्किस बानो का है, तो बिल्किस बानो वाले प्रश्न में उपयुक्त में से 1 से अधिक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे भी आपको कई लोग कई प्रकार के आंसर बता रहे होंगे। कई लोग दादा भाई नौरोजी बता रहे होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बता रहे होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले बता रहे होंगे, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक बता रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की बात करते हैं, संस्थापक की बात करते हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति आते हैं, अलेक्जेंडर ऑक्टेव हुम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आयोग को मानना चाहिए वो उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है प्रश्न 85, तो यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई पूछा गया, तो यहाँ पे मतलब इसका जो है क्या परिमाप पूछा गया, तो इस प्रश्न का आंसर बी है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक, यहाँ पे प्रदूषक पूछा गया। अलग अलग लोग यहाँ पे CO2 भी कई लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदूषक की बात करें तो SO2 ही प्रदूषक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रदूषक की जब बात करेंगे तो SO2 प्रदूषक है। CO2 को ग्रीन हाउस गैस में रखा जाता है, और अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार प्रदूषक होता है वो SO2 होता है। इसके अलावा नाइट्रेट भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, SO2। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, तो हमेशा ध्यान रखिए जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको कई नामों से जाना जाता है। अब जैसे जब आता है तो उसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। लेकिन जब लौटता है तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है, तो इसको हम जो है लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो दोनों नाम से मतलब कई 3 नाम हैं इसके, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, या लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, या लौटता हुआ मानसून, तो इसके 3 नाम हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी ही माना जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का लौह स्तंभ जो है, ये पता है सभी को, दिल्ली में स्थित है, आयरन पिलर। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपैट की बात पूछी गई कि कब ये स्टार्ट किया गया, अस्तित्व में आया। तो बात करें तो 2013 में नागालैंड से स्टार्ट हुआ था, 2014 में आम चुनाव में हुआ था। तो 2014 जिन्होंने लगाया है, यहाँ पे आम चुनाव तो पूछा नहीं गया, जनरल इलेक्शंस नहीं पूछे गए हैं। तो 2014 वाले चुनाव में पहली बार पूरे भारत में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था ये पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 2013 ही आयोग मानेगा। इस प्रश्न में भी डाउट में न रहें, इस प्रश्न का आंसर 2013 ही माना जाएगा। फिर किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, ये बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल प्रश्न है। अब यहाँ पे इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को अब तिब्बत की बात करें, जब तिब्बत का मामला आता है, जब दलाई लामा या मतलब अमेरिका सपोर्ट करता है तिब्बत को, तब चीन जो है तिब्बत को बोलता है कि हमारा जो है पवित्र क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। इसके अलावा ताइवान की बात करें तो ताइवान को भी जो है चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आयोग ने इस प्रश्न को किस संदर्भ में पूछा है, या तो आंसर आयोग ताइवान मानेगा, या तो आंसर तिब्बत मानेगा, या तो दोनों मानेगा। अब क्या मानेगा अभी आयोग के ऊपर, ये पूरी तरीके से डाउटफुल है प्रश्न ये। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर आयोग मानता है और किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका भी एक मामला है। और अभी ये जुलाई में भी ये मामला कुछ ऐसा घटित हुआ था, और अभी उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। हम न्यूज़ में भी देखा था, तो उस न्यूज़ में जो चीन के तरफ से जो मंत्री थे उन्होंने बोला भी था कि जो है तिब्बत हमारा
पवित्र क्षेत्र है, इसलिए हमने आपको आंसर तिब्बत बताया था उस संदर्भ में। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ताइवान को भी जो है पवित्र क्षेत्र कहीं कहीं बताया गया है, पवित्र क्षेत्र माना गया है। अब ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने किस संदर्भ में पूछा है, अभी बीपीएससी ही बता सकता है। बाकी इस प्रश्न में भी बीपीएससी का ही डिस्क्रिप्शन चलेगा। बीपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की में जो मानेगा वही आंसर माना जाएगा। बाकी देखते हैं, चूँकि ये संदर्भ की बात होती है कि किस संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया। ताइवान भी मान सकता है, तिब्बत भी मान सकता है, दोनों भी मान सकता है। अब देखते हैं क्या मानता है। बाकी इस ऐसे प्रश्नों पर बहस करने का या डिबेट करने का कोई औचित्य भी नहीं होता है कि क्या ही केवल एक ही आंसर होगा। अब एज ए टीचर हमें यहाँ पे आपको सारी संभावनाएं बतानी होती हैं। एक अभ्यर्थी के रूप में तो सभी कोई भी अपना ऑप्शन मतलब एक अपना बताने के लिए स्वतंत्र है कि हाँ इस प्रश्न का यही आंसर होगा, लेकिन एक टीचर होने के नाते हमें सारी संभावनाएं बतानी पड़ती हैं आपको, ताकि आप भी इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, क्लियर रहें। तो ताइवान भी मान सकता है, तिब्बत भी मान सकता है, उपयुक्त में से दोनों भी मान सकता है। और यहाँ पे देखते हैं किस संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी ही जानता है। 91 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आंसर 4 है। फिर है 92, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या, तो मदन लाल ढींगड़ा। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। फिर 93 प्रश्न स्वच्छता से हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, सिंपल प्रश्न है, वनारोपण। 95 ये सिंपल एनसीईआरटी का प्रश्न है, 5.5 घंटा। फिर 96 नंबर प्रश्न है, सिंपल सा ये भी प्रश्न है, वैल्यूज आपको पुट करनी थी बस। अब ये भी एक डाउटफुल प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर। हमने आपको इस प्रश्न का आंसर उत्पादक माना है, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है कह रहे थे कि इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, तो उसका भी कारण समझ लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जब पौष्टिक स्तर की बात की जाती है, कीट भक्षी पौधे का जो पौष्टिक स्तर होता है, पहली बात तो जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है, आपको पता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के माध्यम से जो पौधे करते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उत्पादक की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कीट भक्षी पौधा होता है, कीट भक्षी पौधा होता है वो कीट भक्षी इसका नाम ही इसलिए क्योंकि कीटों का ये मतलब कीटों से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, कीटों को पूरा खा नहीं लेता है। जैसे कहने का मतलब है, एक जैसे सांप है, सांप क्या करता है, मेढक को पूरा खा लेता है। सांप मेढक को पूरा खा लेता है, पचा लेता है पूरा, लेकिन कीटों के जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो क्या कीटों को पूरा साफ कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो कीटों से जो रस निकलता है, उस रस में जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को ये सेवन करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो कीट भक्षी पौधे का जो पौष्टिक स्तर में जब हम बात करेंगे, पूरी तरीके से 100% तो ये उत्पादक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता तभी माने जाएंगे, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता ये पूरी तरीके से नहीं माने जाते हैं। ये हमने आपको कारण बता दिया। जैसे सांप होता है वो पूरी तरीके से मेढक को खा लेता है, पचा लेता है अंदर, लेकिन ऐसा केस कीट भक्षी पौधों के साथ में नहीं होता। वो केवल नाइट्रोजन उनको चाहिए होता है, बाकी वो हटा देते हैं, उनका प्रक्रिया होता है हटा देते हैं वो। तो कुल मिला के ये मतलब जो प्रक्रिया होती है द्वितीयक उपभोक्ता बनने की 100% ये फुलफिल नहीं करता है। ये पार्शियल एक वर्ड होता है, आंशिक रूप से जिसको बोलते हैं, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहे हैं। आंशिक रूप से बात की जाए, द्वितीयक उपभोक्ता तो है लेकिन आंशिक रूप से, 100% नहीं है। 100% कीट भक्षी पौधा क्या होता है, तो उत्पादक की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने आपको इस प्रश्न का आंसर उत्पादक माना था। डाउटफुल की कैटेगरी में हमने इसीलिए रखा है क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। बाकी हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है। 100% जब बात की जाएगी तो उत्पादक है, आंशिक रूप से द्वितीयक उपभोक्ता मान सकते हैं। लेकिन जब पौष्टिक स्तर में जब हम देखते हैं तब हम 100% ही देखते हैं कि किसका 100% मतलब फिक्स है कि इसी मतलब स्तर में जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर उत्पादक बताया गया था। 98 नंबर प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर 1 से अधिक है। लाल किले में, इस ध्यान दीजिएगा, कई लोग आपको 1946 भी बताए होंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर है वो 1945 है। नवंबर 1945 में स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1945 में। और चूंकि यहाँ पे आपको एक वर्ष सेलेक्ट करना है, 1946 तक भी चला था, लेकिन जब एक वर्ष सेलेक्ट करने की बात करें तो जब शुरू हुआ था तो वो माना जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 1945 माना जाएगा। फिर ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पूछा गया था, तो वो गोवा में है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। और हमने आपको बहुत बार बताया कि बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसलिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ये हो भी नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, वो आपको पता भी है, तो यही सुमेलित नहीं था इसमें। समीकरण को 101 में तो 13 और 17 आंसर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत्तम उच्च स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क विकसित करने की योजना बनाई है, तो हुगली नदी के किनारे। जब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आए तो हुगली नदी आंसर होता है। फिर यहाँ पे 15, 45, 135 है, 105 में सिरका होगा। और बाकी जो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो ये सभी जो है
सोडा जहाँ पे आ जाता है तो समझ जाइए। बाकी मतलब हर बार तो नहीं होता, कुछ अलग भी केस होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है लाल लिटमस में बदल देगा, या कुल मिला के यहाँ पे अम्लीय पूछा गया तो इस प्रश्न का आंसर सिरका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर, तो ये प्रश्न भी रिपीटेड है, इंदिरा गांधी नहर। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, ये 1882 में। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, डिटेल में पूरा एनालिसिस भी कराया गया था इसीलिए। 108 में बात करें तो SNRUEMB, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 109 में आदित्य L1 का पूछा गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है यहाँ पे। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, अब ये भी प्रश्न हमने यहाँ पे डाउटफुल रखा है क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है लॉर्ड हार्डिंग 1, लॉर्ड हार्डिंग 2 ऐसा भी कुछ मामला था, लेकिन जो सिंपली जो लॉर्ड हार्डिंग जिनको बोला जाता है वो 1910 से 1916 वाले ही हैं। तो इसीलिए हमारे हिसाब से यह प्रश्न का आंसर लॉर्ड हार्डिंग ही है, और आयोग भी इस प्रश्न का आंसर लॉर्ड हार्डिंग मानेगा। अगर आपको विकल्प में दिया होता लॉर्ड हार्डिंग 1, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको विकल्प में दिया होता लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, तब आप उस केस में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के साथ में जाते। लेकिन चूंकि यहाँ पे विकल्प में केवल लॉर्ड हार्डिंग दिया है तो इसलिए आंसर आपका लॉर्ड हार्डिंग ही माना जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी आप अपने लिए आपको जो भी लगता है वो ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा, तब देखा जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो यहाँ पे आंसर माना जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि जो 1910 से 16 वाले लॉर्ड हार्डिंग है इनको कॉमनली लॉर्ड हार्डिंग भी बोला जाता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी बोला जाता है, लेकिन चूंकि एक ही विकल्प दिया गया तो इसलिए यहाँ पे कॉमनली इनको लॉर्ड हार्डिंग भी बोला जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर लॉर्ड हार्डिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। 111 में आंसर 8 है, 112 में 10 है, 113 में के होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ये भी प्रश्न डाउटफुल में हमने क्यों रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का आंसर चीड़ के जंगल होगा, लेकिन फिर भी हम अभी भी यही कहेंगे कि इस प्रश्न का जो आयोग आंसर मानेगा वो बाज के जंगल मानेगा, ओक के जंगल। अब यहाँ पे जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं, चीड़ के जो जंगल होते हैं, उनकी कैनोपी जो होती है, कैनोपी का मतलब होता है कि वृक्ष कितने घने हैं। जैसे आप ये एक वृक्ष देख पा रहे हैं, ये मतलब कह सकते हैं सघन कैनोपी वाला वृक्ष है, सघन है। सघन का मतलब है कि यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब अच्छा खासा ढका हुआ है। और कुछ जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, क्रिसमस ट्री कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम कम सघन वाले बोलते हैं, कम सघन वाले वृक्ष होते हैं। जो चीड़ के जो जंगल होते हैं, पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, वो कम सघन होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं, कैनोपी होती है, वो कम सघन होती है। और यहाँ पे पूछा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती हैं। तो जहाँ पे कैनोपी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा सघन वृक्ष पाए जाएंगे, अब उस केस में जब हम देखते हैं, चूँकि पक्षियों के संदर्भ में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तब उस प्रश्न में आंसर होगा बाज के जंगल। कई लोग इस प्रश्न का आंसर चीड़ के जंगल इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से डायरेक्ट वो कर रहे हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पे पक्षी जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो बाज के जंगल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और बाज के जंगल भी जो है इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, थोड़ा नीचे पाए जाते हैं, चीड़ के जंगल थोड़ा ऊपर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आयोग जो मानेगा हमारे हिसाब से बाज के जंगल, ओक फॉरेस्ट ही मानेगा। आगे बढ़ते हैं। 115 में आंसर 26 है। फिर है प्रश्न जो है जनजाति पूछा गया सबसे ज़्यादा, तो मिजोरम में है। फिर 117 प्रश्न का आंसर शुक्रवार है। 118 में टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। धातु निष्कर्षण वाला आपको TRE 2 में पूछा ही था। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पे डाउटफुल में क्यों रखा है उसका भी कारण आपको बता देते हैं। अब जैसे आपने इस 119 नंबर का प्रश्न है, इसको हमने डाउटफुल में इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे सामान्यतः जेरो कोल्स बोला जाता है। जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनको जेरो कोल्स बोला जाता है, लेकिन जो डिजर्टिकोलस, यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, डिजर्टिमेलिया हो नहीं सकता, डिजर्टिमेलस हो नहीं सकता, डिजर्टिकोलस बचा ऑप्शन आपका। अब यहाँ दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करेंगे तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनको हम डिजर्टिकोलस भी कहते हैं। हमने इसको डिटेल में चेक भी किया था, तो डिजर्टिकोलस भी कहा जाता है। कई सारे हमने इसकी स्पीसीज़ प्रजातियाँ भी देखी थी, जैसे एक फ्रॉग की प्रजाति थी, तो फ्रॉग की प्रजाति के नाम में पूरा ये एक वर्ड लिखा हुआ था डिजर्टिकोला। तो डिजर्टिकोला का मतलब क्या हो गया, इसका जो फैमिली बता रहा है, इसका एक आइडेंटिटी बता रहा है, तो उस फ्रॉग के नाम के साथ में डिजर्टिकोला है। कोई जो डिजर्ट में सांप पाए जाते हैं, उन सांप के नाम के साथ में डिजर्टिकोला वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर आयोग इस प्रश्न को विकल्प के हिसाब से आंसर मानेगा तो डिजर्टिकोलस होगा। बाकी सामान्यतः जो हम जेरो कोल्स बोलते हैं वो आप सभी को पता है, सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को जेरो कोल्स बोलते हैं।
ज़ेरो कोल्स बोलते हैं। चूँकि ये विकल्प में है नहीं तो सेकंड मोस्ट जो मतलब विकल्प में है नहीं, और आयोग ऐसे प्रश्नों में क्या करता है, जो विकल्प में आपका ऑप्शन दिया गया उन्हीं में से आंसर मानता है। इसीलिए हमने इस प्रश्न का आंसर डेजर्टिकोलस माना है। और यहाँ पे वही फिर बात है कि उपयुक्त में से जो कोई नहीं आंसर है, ये कई बार प्रश्नों में आपको कंफ्यूज भी करता है, नुकसान भी करता है, किसी को फ़ायदा भी करता है तो किसी को नुकसान भी करता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा करता है। ये ऐसा ही प्रश्न था जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया होगा तो उनके गलत होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर डेजर्टिकोलस ही आयोग मानेगा। वो हमने चेक भी किया है, कुछ जीव जंतुओं के साथ में जो है डेजर्टिकोला वर्ड यूज़ किया गया है, उनके नाम के साथ में डेजर्टिकोला जो साइंटिफिक नेम होता है डेजर्टिकोला वर्ड यूज़ किया गया, जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप पहले आंसर की का वेट कीजिए, ऑब्जेक्शन करने लायक होंगी चीज़ें, ऑब्जेक्शन किया जाएगा। सेकंड आंसर की आएगा, वहाँ तक दुरुस्त हो जाता है ज़्यादातर चीज़ें। थर्ड आंसर की तक आते आते सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब परेशान आपको नहीं होना, एक आखिरी बार आप चेक कर लें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, और आराम से अपना पढ़ाई जो है उसको भंग ना करें, पढ़ाई ज़रूर करती रहें, पढ़ाई आप सभी लोग ज़रूर करते रहें। अब अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का प्रभाव। तो ये शहरी शिक्षित वर्ग है, क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 121 में ये भी प्रश्न जो है कई लोग मतलब एक कमेंट ऐसा आया था, बहुत ही ख़राब कमेंट आया था, एक मतलब फीमेल नहीं थी, कुछ नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने ऐसा कमेंट किया था, मतलब बहुत ही ख़राब कमेंट था। हमने उनको ऐसे कमेंट्स को हम हाइड कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये ऐसे कमेंट जो है अच्छे भी नहीं होते हैं। आप अभ्यर्थी हैं, आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वागत है, बस उस कमेंट की मर्यादा होनी चाहिए। लगे कि आप एक अभ्यर्थी के रूप में कमेंट करें, जैसे हम एक टीचर है, हमारी एक मर्यादा है। अगर कोई हमसे गलत तरीके से बात भी करता है तो हम गलत तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक टीचर होने की एक मर्यादा है, लेकिन साथ में एक अभ्यर्थी होने की भी मर्यादा है। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न का आंसर कुछ और होगा तो आप उसको बोलने का आपका तरीका हो सकता है। उन जो मतलब जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने बोला था कि प्लूटोनिक भूकंप इस प्रश्न का आंसर होगा, और आप जो है तमाम यूट्यूब चैनल का जो कॉपी पेस्ट करके आंसर मत बताइए, जाके गूगल कर लीजिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी, इस प्रश्न का आंसर भ्रंश मूलक भूकंप होगा। बाकी हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कमेंट किया था। टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो इस प्रश्न का आंसर भ्रंश मूलक भूकंप इसलिए हमने माना है क्योंकि जो भ्रंश मूलक भूकंप होता है ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाता है, सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह पर आते आते जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर सबसे जल्दी पहुँचता है भ्रंश मूलक भूकंप, और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी डालता है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाता है। अब रही बात प्लूटोनिक भूकंप, तो प्लूटोनिक भूकंप के बारे में समझ लीजिए। जो प्लूटोनिक अर्थक्वेक होते हैं ये डीप फोकस अर्थक्वेक बोले जाते हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक। अब दिक्कत ये है कि जो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं ये पृथ्वी की सतह है। चलिए मैं यहाँ पे एक दो फिगर बना के आपको समझा देते हैं। ये पृथ्वी की सतह है, एक भूकंप की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है, एक भूकंप की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। अब जो भ्रंश मूलक भूकंप हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ पे मान लीजिए, और जो डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं जैसे प्लूटोनिक भूकंप उसकी उत्पत्ति यहाँ। अब ये बताइए ये ऊपर तक आते आते सतह पर ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाएगा कि ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, तो आंसर है कि ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, यानी भ्रंश मूलक भूकंप है वो ज़्यादा क्षति पहुँचा सकता है। और जो ज़्यादा नीचे जिनका सेंटर होता है, पृथ्वी की सतह में ज़्यादा नीचे जिनका सेंटर होता है वो ऊपर तक आते आते क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो भ्रंश मूलक भूकंप ही होगा। ये नहीं पूछा गया कि सबसे गहराई में से कौन सा भूकंप आता है, सबसे गहराई में से भूकंप प्लूटोनिक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, गंभीर और विध्वंसकारी, तो वो भ्रंश मूलक भूकंप होता है। जो नेपाल में 2015 में आया था वो कौन सा भूकंप था, भ्रंश मूलक भूकंप था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 122 प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्यों होगा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो इस प्रश्न का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बिहार के संथालियों ने। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, डिटेल में आपको बताया भी गया है। फिर 124 प्रश्न है, आंसर यहाँ पे 2 है। अब ये भी प्रश्न हमने डाउट में रखा है, डाउट में इसलिए रखा है कि ये भी प्रश्न किस संदर्भ में आयोग द्वारा पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं सोन नदी घाटी परियोजना की, अब हमने इससे पहले सोन नदी घाटी परियोजना आपको नहीं बताया था, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए अंग्रेजों के समय में सोन नदी घाटी परियोजना कुछ 1800, वैसे कोई आप इन्फॉर्मेशन देखने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, कोई ऑफिशियल सोर्स मिलेगा नहीं इसका, लेकिन 1874 में बताया जाता है कि 1874 के आसपास सोन नदी घाटी परियोजना अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। अब उस समय जो है बात करें तो बिहार किसका भाग था, तो बिहार बंगाल प्रांत का भाग था।
आपको पता है 1733 से लेकर 1912 तक का बिहार जो है बंगाल प्रांत का भाग था। अब ये दिक्कत है कि प्रश्न यहाँ पे किस संदर्भ में पूछा गया। अगर बिहार राज्य के बारे में पूछा गया है तो बिहार राज्य की बात करेंगे तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये सबसे मतलब पुरानी मानी जाएगी। लेकिन अगर अंग्रेजों के ज़माने से पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे भी प्रश्न क्लियर नहीं किया गया, तो इसलिए जो है अब ये भी प्रश्न हम डाउटफुल में रखते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना भी आयोग मान सकता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी आंसर मान सकता है। और ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं तो कई जगह पे अब ये बात अब आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। कुल मिला के हमारे हिसाब से जो आंसर था वो दामोदर नदी घाटी परियोजना था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आयोग जो है इस प्रश्न का आंसर सोन नदी घाटी परियोजना मान ले, और क्यों मान ले ये भी हमने आपको बता दिया है। तो अब ऐसे प्रश्नों के पीछे आपको परेशान नहीं होना। कुछ हमेशा ऐसे ही 4-5 प्रश्न अल्टीमेटली ऐसे रह जाते हैं जो पूरी तरीके से मामले को फंसा देते हैं, और उन प्रश्नों का जो आयोग आंसर मान लेता है उसी से कई अभ्यर्थी इन हो जाते हैं, कई अभ्यर्थी आउट भी हो जाते हैं। तो एक काफ़ी मतलब दुख का भी विषय होता है। TRE 1 से ही आप सभी देखते आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन तक किसी को इन कर देता तो किसी को बाहर कर देता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 126 प्रश्न का आंसर है, ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। 127 प्रश्न, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं हिंदी में निलंबित कणिका तत्वों, SPM का पूरा नाम है। 128 में बात करें तो ये भी प्रश्न डाउटफुल है। डाउटफुल हमने इसीलिए रखा कि ऐसे प्रश्न आयोग को पूछने ही नहीं जाने चाहिए। और बाकी हमने आंसर इसको आपका भारतीय जनता पार्टी बताया था। अगर आज के संदर्भ में देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो ज़्यादा मुख्यतः जो लड़ती है वो राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ती है, और बाकी सब अलग अलग दल है। अब वैसे देखा जाएगा तो सबके लिए देश सर्वोपरि है। अब किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, बाकी हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर भारतीय जनता पार्टी था। अब देखा जाता है कि आयोग इस प्रश्न का आंसर क्या मानता है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको एक से अधिक बताया, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक समय में मतलब राष्ट्रवादी दल था, राष्ट्रवादी संस्था थी, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मुख्यतः कौन अब मतलब नेतृत्व करता है, मतलब राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व करता है राष्ट्रवाद के आधार पर, मुख्यतः वो भी बात किया जा रहा है। तो अब इसलिए भी डाउटफुल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आयोग को रखना नहीं चाहिए। अब क्यों रखा गया वही जाने। अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या मानता है। हमारे हिसाब से आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। 129 प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, लॉर्ड इरविन। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक, यहाँ पे कई सारे जगहों पे आपको एक में इससे अधिक भी बताया गया होगा, लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा धुआरे वातिमुख, फैमरोल्स बोलते हैं। तो धुआरे वातिमुख जो है ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा, तो ये संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होगा। पादप जात, जंतु जात, ये सभी इसी में आ जाते हैं। और केवल लिखा तो इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में ओपेनहाइमर को छितरे वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सवाना के जो घास के मैदान होते हैं वो घास का मैदान ही होता है। तो जब घास के मैदान जहाँ होंगे वहाँ छितरे हुए वृक्ष ही होंगे, वृक्ष ज़्यादा सघन नहीं होते हैं। फिर 134 प्रश्न है, 134 प्रश्न का आंसर 1 है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना में। प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और ये एग्जैक्टली यही नहीं पूछा गया था, जो पूछा गया तो हमने आपको कराया भी है। अब उसके बारे में क्या ही डिटेल बताएं आपको। पटना यहाँ पे कुल मिला के आंसर है। 3 वहाबियों को गिरफ्तार किया गया था पटना से 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में, जो प्रश्न पूछा गया था। शांत घाटी, ये तो आपका सिंपल NCERT से प्रश्न है, केरल में। अब यहाँ पे मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारक, अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं पूछा गया। जब सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाता है तब एक आंसर होता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है तो एक से अधिक हो सकता है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागौन, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, टीक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अब ये भी प्रश्न हमने डाउटफुल में क्यों रखा है, क्योंकि कई सारे जो मतलब यूट्यूब पे हैं आपको आंसर मई 1934 भी बता रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि मई 1934 में जो बना था वो था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी मई 1934 में। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 22 से 24 अक्टूबर को मीट हुआ था। तो 22 से 24 अक्टूबर 1934 में हुआ था। तो अक्टूबर 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और हमने आपको पढ़ाया भी है ये सब चीज़ें, अक्टूबर में बताया भी था। 22 से 24 अक्टूबर का मीटिंग भी बताया था, और साथ में इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, सेक्रेटरी जो थे, महासचिव थे वो
जेपी नारायण जी थे, तो उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। और यह जो प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस समाजवादी दल, यहाँ दल पार्टी लिखना चाहिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात आएगी तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही माना जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं है। बाकी आपको कई जगह पे आंसर बी भी बताया गया होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। मई 1934 तब होता है जब यहाँ पे मेंशन किया जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हम ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ही बोलते हैं। फिर है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पे आंसर 11402 है, 2 माइनस कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर है 26 जनवरी तक जो है कितने मुख्यमंत्री है बिहार के, तो जो है 23 लोग बने हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जब कम पूछेगा, सबसे कम पूछेगा तो उपसौर हो जाएगा, और यहाँ पे अधिकतम दूरी अपसौर के समय में। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण, तो ये 1991 के पश्चात। 144 में आंसर यहाँ पे बी है। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो आंसर हो जाएगा ई। मृदा का पलवार करना, मल्चिंग पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा, मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से भी है, मृदा की नमी को बनाए रखने से भी है, खरपतवार को बढ़ने से रोकने की है। ये हमने आपको पहले आंसर की में जब बताया था आपको पिछला वाला, तो वहाँ पे केवल बी बताया गया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने फिर कमेंट भी पिन किया था, इस प्रश्न का आंसर एक से अधिक होगा, सभी होते हैं, सभी रिलेटेड है मृदा के पलवार करने से, तो आंसर यहाँ का डी, सही उपयुक्त आंसर डी होगा। 147 में बात करें तो आंसर यहाँ पे डी होगा। बिहार से संबंधित थी उषा किरण खान जी, उनसे सवाल पूछा गया था। 148 में 77 आंसर होगा। 149 में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया, सिलेरी मसल्स है। बिहार का उग्र कृषक नेता, तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, एकमात्र नेता थे जो बिहार से पूरे ऑल इंडिया लेवल पे छाए हुए थे उस समय। तो ये आपके प्रश्न हैं, आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। बस आप ध्यान रखिए, किसी प्रश्न का आपको लगता है कि ये आंसर होगा तो आप अपने तरीके से एक शालीनता से जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का आपका स्वागत है। बाकी 3 बार ऑफिशियल आंसर की आएगी, परिवर्तन भी होगा कई सारी, फिर फाइनल आंसर की बनेगी। कुछ प्रश्नों के ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ प्रश्नों के ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं, कुछ के नहीं किए जा सकते हैं। तो अब वो उन प्रश्नों पर वही है कि जो आयोग आंसर मानेगा वही हो जाएगा। जैसे ताइवान वाला और जो तिब्बत वाला है, अब जो आंसर आयोग मानेगा, अगर ताइवान मानता है तो ताइवान ही होगा, अगर तिब्बत मानता है तो तिब्बत होगा, दोनों मानता है तो दोनों होगा, वो आयोग के ऊपर है कुल मिला के। और कुछ प्रश्न ऐसा हमेशा रहेंगे जिन पे आप ऑब्जेक्शन करने के लिए स्रोत चाहिए होता है। दिक्कत ये है कि आप गूगल में क्या लिखा उस पर नहीं जा सकते हैं, आपको कुल मिला के ऑफिशियल स्रोत चाहिए। ऑफिशियल स्रोत आपका एनसीईआरटी बुक हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई सोर्स हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम जो आपके लिए TRE 3 के लिए हमने आपको पूरा निःशुल्क पढ़ाया था, हम वही प्रयास TRE 4 के लिए भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का सहयोग हमें इस बार भी TRE 4 के लिए भी मिलेगा। और TRE 4 का जो वैकेंसी है वो एक बार TRE 3 का रिजल्ट क्लियर होते ही आपको TRE 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और कोई ऑप्शन यहाँ पे BPSC के पास है भी नहीं, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होंगे, और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ये जरूर चाहेगी कि एक तगड़ी वैकेंसी आए। जो आपको 1,60,000 का जो वैकेंसी सुनने को आ रहा है, बिहार सरकार ये जरूर चाहेगी कि तगड़ी वैकेंसी आए। तो वैकेंसी तो आनी तय है। इस पिछली बार आपको समय नहीं, कई सारे अभ्यर्थियों को समय नहीं मिल पाया था, इस बार आपको समय मिल रहा है, तो उस समय को आपको गंवाना नहीं है। आपको बस हमारा सहयोग देना है, हम आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे। बस अब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अब ये फाइनल हो चुका है, जो हमारी तरफ से जो प्रश्नों पे डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिया कि किन किन प्रश्नों पे डाउट हैं और क्यों डाउट है, वो भी हमने क्लियर कर दिया। बाकी आयोग के आंसर मान सकता है, वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी केवल एक आंसर बता देना किसी प्रश्न का, ये संभव नहीं होता, तो ये चीज़ आप भी समझते हैं। और एक टीचर होने के नाते हमें आपको सारी संभावनाओं को लेकर चलना पड़ता है कि हम केवल एक आंसर नहीं बता सकते। सिमिलरली हम आपको एक कट ऑफ भी नहीं बता सकते कि केवल यही कट ऑफ जाएगा। बाकी हमने, अब आप लोग कट ऑफ के पीछे भी मन ना परेशान हो गया जितना होना था। कई सारे यूट्यूब चैनल रोज़ कट ऑफ बनाते रहते हैं, उनको पैसे कमाने के लिए और कोई काम नहीं है, उनके सबके पीछे मत जाइए। कट ऑफ वही होगा जो आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में भी जितनी सीट में बार के जितनी सीट्स पे रिजल्ट आएगा उतना ही आएगा। अगर मान लीजिए 65 से 50% होता है, 65 से 50% होता है तो जनरल की सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर 50 से 65 ही रहा, मान लीजिए 50 से 65% ही रहा, तो जितनी सीटें उतनी सीटें पे, अगर और उसमें भी अगर उतनी सीटों पे रिजल्ट आया तो कट ऑफ
कुछ और होगा। अगर सीटें कम कर दी जाती, जैसा बीपीएससी हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, बताया भी था कि बीपीएससी अगर सीटें कम कर देता है तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो कट ऑफ कुल मिला के फाइनली कितने सीटों पर रिजल्ट दिया जा रहा है इस पर ही डिपेंड करता है। बाकी किसी कोचिंग संस्थान के कहने ना कहने से ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो में जो है क्लियरिटी हुई होगी कि प्रश्नों के जो आंसर है कौन कौन से डाउटफुल है। बाकी जब समय आएगा तो जिन प्रश्नों के ऑब्जेक्ट करने लायक होंगे, ऑब्जेक्शन करने लायक होंगे पहले आंसर की के आधार पर, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको पूरा डिटेल सोर्स वगैरह सब कुछ बताएंगे जहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट आपको अंत तक रहेगा, आगे के लिए भी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।